24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? क्योंकि हम ही सबको साथ में ले चलने का बोझ उठाएं, बाकी सब रिजेक्ट कर दें, बाकी अपनी पॉपुलेशन को खत्म कर दें, बाकी अपने संस्कार को खत्म कर दें, अपने इतिहास को मिटा दें। और हमने ये ठेका लिया हुआ है कि हम सबके हम बात करें कि इस्लामिक हेरिटेज इन इंडिया, बंगाली हेरिटेज, कम्युनिस्ट हेरिटेज इन इंडिया। अरे भाई कोई हेरिटेज नहीं है, डिस्ट्रक्शन का कोई हेरिटेज नहीं होता। मगर सर कोई भी घर हो, कोई भी जगह हो या घर, सब जगह एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, और पड़ोस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कई घरों में, तो घर की स्पेस होती है ना जिसमें हम लोगों को रख सकते हैं या खिला सकते हैं। कैसे एडजस्ट कैसे करेंगे आप लोग? इतने लोग अगर आ गए, देखिए वो भाई एडजस्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? कितने लोग आ जाएंगे? कितने लोग? वहां पे 1-1.5 करोड़ तो है शायद, नहीं? 1-1.5 करोड़ तो सारे तो आएंगे नहीं, और अगर 1-1.5 करोड़ भी आ जाते हैं तो बिल्कुल आने दीजिए। उसके बाद इंडिया जो है, जो उनका रिलेवेंट पार्ट ऑफ लैंड है, उसको भी इंडिया को क्लेम करना चाहिए आर्मी भेज करके, कि तुम अगर अपनी पॉपुलेशन को नहीं सस्टेन कर सकते तो एक और आदमी कुटेगा, उसमें हिंदू राष्ट्र बनेगा एक। ये तो नहीं है ना कि खाली मुसलमान जहां नंबर में ज्यादा है सिर्फ उनको ही अपना लैंड अलग मांगने की इजाजत हो। जो हिंदू उस लैंड में है, अगर वो सेफ नहीं है तो इंडियन आर्मी को जाकर के वो हिंसा काटना चाहिए और बोलो कि यहां से हिंदू राष्ट्र तुम रहो वहां पे, क्योंकि यहां पे मेजोरिटी हिंदू रहता है। अगर तुम इनको नहीं संभाल पा रहे हो, इनका तुम नरसंहार कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ रहे हो, इनकी लड़कियों को उठा करके रातों रात ले जा रहे हो, और वो बंगाली बोलते हैं। मैं तो समझ ही नहीं रहा हूं कि बंगाली हिंदू और मुस्लिम हिंदू में क्या अंतर हो सकता है, जब एथनिसिटी एक है, हिस्ट्री सेम है, सब कुछ सेम है। तुमको समझ में नहीं आ रहा भगवान तो के मानने से। इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट भी है, फौज भी है, गवर्नमेंट भी है, वो इन चीजों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? वो देख रहे हैं किसी का घर जला रहे हैं, किसी का घर जला रहे हैं, किसी को जान से मार रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं। देखिए स्टेट की जो कंडीशन होती है कि स्टेट एज एन आइडियोलॉजी, एज ए थ्योरी सबसे पावरफुल थ्योरी होनी चाहिए, मगर जब आप इस्लामिक थ्योरी की बात करती है ना, तो इस्लाम स्टेट के ऊपर होता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है ना कि भाई पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, मगर वो इस्लामिक काउंसिल में जाके पहले वेरीफाई होगा। तो स्टेट बड़ा है कि इस्लाम बड़ा है? यार इतने अरसे से तो हमने नहीं देखा टारगेट होते हुए हिंदू को, अभी देखा है रिसेंटली। नहीं बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूं वो 24% से 7% आ गए, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता था। ये वर्ड, ये इस समय आ गया, क्या नाम है उसको, सोशल मीडिया का, वो आ गया। वरना आप खुद बताइए आरजू जी, व्हाट एक्सप्लेन्स कि वो 71 में 24% थे, घट के वो 7% पे आ गए? क्या है एक्सप्लेन कर रहा है उसको? ये नफरत रातों रात हो जाती है। और आपको खालिदा, आपको शेख हसीना से क्या नफरत है? अगर आपकी नफरत थी कि भाई वो 30% अवामी लीग के लोगों के लिए नौकरी रिजर्व कर रही थी, वो तो लॉ हट गया था, उसमें हिंदू का क्या लेना देना था? आपको शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हो? या मूर्ति तोड़ रहे हो या शेख मुजीबुर रहमान को तोड़ दो, दोनों है, समझना पड़ेगा आपको। आर दे डिस्ट्रॉइंग अ बुत और आर दे डिस्ट्रॉइंग द लेगेसी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान? मैं बार बार कहता था, हमारे यहां बांग्लादेश, बंगाल में भी मैं जानता हूं क्या होता है ना, मुझे लोग गालियां देते थे जब भी मैं उस समय कहता था। आप कब तक, हमारे यहां पे ये थ्योरी चलती थी कि बंगालियों, बेचारे बंगालियों को, ये जो हिंदू ब्राह्मण है ये बड़े मक्कार होते थे, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ये कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो चलो भाई, तुमने अलग देश बना लिया। अब शेख मुजीबुर रहमान कौन सा हिंदू था? वो कौन सा ब्राह्मण था कि उसकी मूर्ति तोड़ दिए? शेख हसीना कौन सी मूर्ति है? किस लिए तोड़ दो शेख हसीना को? इंडिया के क्लोज होने के लिए। इंडिया के क्लोज होने में क्या नुकसान कर दिया? 15 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही किया उन्होंने। ये दोनों कैसे सही हो सकता है कि सारी की सारी जो यूएन की रिपोर्ट आ रही है और हेल्थ, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश सब में अच्छा कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के अंदर गुस्सा हो रहा है? ये दोनों कैसे सस्टेनेबल है? अगर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आरजू जी, उसके हिसाब से बांग्लादेश हिंदुस्तान से बहुत बेहतर कर रहा है, लोग खुश होंगे इसका मतलब? इवन हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमसे ऊपर था। तो ये चीजें यहां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप आर्टिफिशियल जब कंस्ट्रक्ट करते हो ना दुनिया को, जब आप कहानी बता रहे होते हो, सच्चाई नहीं बता रहे होते आप। बांग्लादेश में गुस्सा बहुत पहले से था। बांग्लादेश को पहले सेक्युलर गवर्नमेंट बनाया, लोगों ने फोर्स किया कि हम सेक्युलर नहीं चाहते, हमको इस्लामिक दो। उसके बाद उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम घुसेड़ा गया, फिर उसके बाद उसमें घुसेड़ा कि ये जो है एक इस्लामिक राष्ट्र है। अब वो ये भी कह रहे थे कि ये जो साड़ी है
अरे ये इंडिया से जो प्रोडक्ट आता है उसको बैन करो बांग्लादेश में। उसके बाद ये भी हुआ कि जो ये शेख हसीना थी उन्होंने कहा अपनी माओ बहनों से बोलो कि साड़ी पहनना बंद कर दें, क्योंकि वो भी इंडियन है, वो भी हिंदू है। तो पॉइंट ये साड़ी हिंदू है, साड़ी हिंदू है नहीं, मतलब उन्होंने कहा, शेख हसीना जी ने ये कहा था, क्योंकि बांग्लादेश में ये डिमांड हुई कि इंडिया से आने वाले सामान का बाइकआउट करो, बाइकआउट इंडिया, ठीक है ना, इंडियन और हिंदू चीजें है बाइकआउट करो। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी माँ बहनें साड़ी पहनती है ये भी तो भाई हिंदू ही है ना, पहले साल से पहले से था ना, तो इसको भी बंद कर दो, जैसे पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। पर बांग्लादेश में तो अभी भी लड़कियां जो मुसलमान है वो अभी भी साड़ियां पहनती है। ये तो बात मैं समझ ही नहीं पाता। पाकिस्तान का मुसलमान समझता है साड़ी हिंदू है और बांग्लादेश का मुसलमान समझता है साड़ी मुसलमान। सर वो ज़ावलक के, मैंने सुना है ज़ावलक के जमाने में कोई बैन लगाया गया था, उसके बाद हट गया। लोग पहनते हैं साड़ी पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, साड़ी पहन रहे। मेरी मदर, मेरी दादी हमेशा साड़ी पहनती रही। आप तो नहीं पहनते ना पाकिस्तान में? मैंने एक आपके स्कॉलर को भी सुना हुआ है, नहीं पहनते, साड़ी है हिंदी है वो उसको हिंदू मानते हैं। हाँ, बिंदी के ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा होता है, लेकिन ये कि साड़ी को भी मानते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता, साड़ी बिंदी सबको हिंदू मानते हैं। मुसलमान होने के लिए इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इस हद तक तो सोच है। अर्जुन जी कैसे लड़िएगा? मुसलमान होने का मतलब है आपको अल्लाह के करीब जाओ ना जाओ, हिंदू से दूर जाओ। भाई मुसलमान होना है तो अच्छी चीज है, अल्लाह के करीब जाओ, इबादत करो, खुश करो अल्लाह को। नहीं जी हम तो अपना कपड़ा चेंज करें पहले तो, ओ भाई अल्लाह को क्या फर्क पड़ रहा है उस कपड़े से? तो पॉइंट ये कि आप बांग्लादेश जिस रास्ते पे, भाई डायरेक्ट एक्शन डे जहां हुआ था, सोहारवर्दी ने कहा था मैं हिंदुस्तान के, बंगाल के हिंदुस्तान की वो बदल के रख दूंगा, क्या नाम है, जीन्स। फिर वही स्टेटमेंट पंजाबियों ने कहा कि हम बंगालियों की जीन्स बदल देंगे। दिस इज कर्म। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये तो इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड। मुझे पता था ये होगा, बंगाल में भी होगा ये, इसीलिए चुप्पी छाप ली है ममता बनर्जी ने, चुप्पी। क्योंकि जिस बंगाल में 30% पॉपुलेशन मुस्लिम है और वो खोल के कहते हैं वी आर प्राउड टू बी, ये गंगा जमुना तजी वहां कुछ नहीं, जहां मुसलमान मेजॉरिटी हो गया वहां ना मंदिर होगा ना कोई घंटी बजेगी, कुछ नहीं। ये सब जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है वहां पे ये सब चलता है इंडिया में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो लगातार हम आपको बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरें लेकर आ रहे हैं और आज शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि एक गोरा मेरे पास आया था और वो हमारे देश के आसपास यानी एशिया में एक मिनी यूएसए बनाना चाहता था, यानी क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आज उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यूएसए का नाम लेकर उन्होंने कहा कि यूएसए हमसे एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन पीछे कई महीनों से वो लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा था शेख हसीना को कि आप हमें अपनी ज़मीन दें। लेकिन शेख हसीना ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था और जिसके कारण से ये जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए यूएसए के बारे में कहा कि तख्ता पलट जो हुआ है वो यूएसए के कारण हुआ है। अगर मैं सरेंडर कर देती तो शायद मेरी पार्टी ना गिरती, मुझे रिजाइन ना देना पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने उनके साथ समझौता नहीं किया और जिसके कारण से आज मेरी सरकार गिर गई है। ये जो मैप पर आप द्वीप देख रहे हैं सेंट मार्टिन, इस द्वीप पर अमेरिका अपना एयरबेस बनाना चाहता था ताकि वो चाइना पर निगरानी रख सके और एशिया में भी अपना कब्जा जमा सके। आप ये देखिए, चाइना से पाकिस्तान इतना ज़्यादा लोन ले चुका है कि वो अब हर चीज़ चाइना के कहे मुताबिक उसको करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पैसों के बदले अपना एयरबेस अफगानिस्तान के खिलाफ यूएसए को दिया था और यूएसए में आज कोई अगर टक्कर दे सकता है तो कायदे में वो चीन है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चीन का इतना ज़्यादा है कि वो दुश्मनी छोड़ो बिना उसके परमिशन के हिल तक नहीं सकता। एयरबेस देना तो बहुत दूर की बात है और भारत से तो उम्मीद अमेरिका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भारत कभी भी ये चीजें नहीं करेगा कि वो अपनी जमीन पर किसी को एयरबेस बनाने का मौका दे या जो अपने पास एयरबेस है उसका इस्तेमाल करने की इजाजत दे किसी दूसरे देश के खिलाफ। और यही कारण है कि यूएसए के पास पे सिर्फ एक ही देश नजर आया, वो है बांग्लादेश।
और बांग्लादेश में शेख हसीना रही हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक बांग्लादेश पर एक तरह से हुकूमत की। लेकिन जमीन देने वाली जो बात आई है उस पर शेख हसीना ने साफ तौर पर यूएसए को मना कर दिया। उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा संदेश भी अपने देश के लिए जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं देश में रहती तो अधिक जाने जाती और अधिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता। मैंने देश छोड़ने का अत्यंत कठिन निर्णय लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत थे। आपने जब चाहा मैं देश का नेतृत्व ना करूं तो मैं खुद हट गई और इस्तीफा दे दिया। यह समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी आवामी लीग के कई नेता मारे गए हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। आवामी लीग चुनौतियों से लड़कर बार बार खड़ी हुई है। मेरे लोग जो बांग्लादेश में हैं हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। इंशाल्लाह मैं जल्द लौटूंगी। हार मेरी है लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। जिस राष्ट्र का सपना मेरे महान पिता ने देखा था और उसके लिए प्रयास किया, वो देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दी है। ये संदेश उन्होंने बांग्लादेश में अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही वापस लौटेंगे। अब इसमें एक चीज तो साफ है कि शेख हसीना की जो वापसी है बांग्लादेश में वो जल्द हो सकती है। दूसरी चीज है कि उन्होंने अब साफ तौर पर अमेरिका को एक तरह से पॉइंट आउट किया है कि उसकी वजह से ही आज बांग्लादेश के हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की वजह से है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं क्योंकि इसका लिंक बहुत इजीली बनता है। और जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि कई महीनों पहले ये चीजें क्लियर हो गई थी कि बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है भाई, और अपना दबदबा कायम रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ये हम सब ने देखा है। इससे जुड़ी हुई जो खबर है वो लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।